हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनली आईएएस। डेट है आज की 28 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। अगर आपको इस पूरे स्लाइड्स की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनली आईएएस नथिंग एल्स पर जाके उसको ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल डेट है आज की 28 फरवरी और आज बनाया जाता है नेशनल साइंस डे। आप सबको पता होगा कि 28 फरवरी 1928 में हमारे द फेमस डॉक्टर सीवी रमन, इन्होंने एक नया प्रोसेस इजाद किया जिसको हम लोग आज रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसी के लिए इनको 1930 में मतलब कि 1930 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से भी सम्मानित किया गया था। फिलहाल ये जो नेशनल साइंस डे इस साल का है 2021 का, इसका थीम है फ्यूचर ऑफ एसटीआई मतलब साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और इसका हम लोग एजुकेशन स्किल्स और वर्क पर क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं, मतलब कि लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं कि भाई आप लोग सामने आओ, नए नए चीज़ों के लिए इनोवेट करो, जिससे हम लोग एजुकेशन फील्ड में एक रिवॉल्यूशन ला सकें, हम लोगों को कुछ नया सिखा सकें, उनके वर्क लाइफ में हम बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकें, उनको हेल्प कर सकें। तो इसलिए नेशनल साइंस डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन चूंकि आज हम साइंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा मुद्दा ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि रमन इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, इसको फटाफट से समझ लेते हैं। सिंपल भाषा में बात करता हूं। देखो क्या होता है, एक होती है मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट हम सिंपल इतना समझ सकते हैं कि ऐसी कोई भी लाइट, जैसे कि लेजर लाइट तो आप सबने देखी होगी ना। बचपन में हम लोग सब लोग एक खिलौने से खेलते थे जिसमें टॉर्च नुमा कुछ ऐसा होता था और इसमें से एक रेड कलर की लाइट लगती थी और रात में हम लोगों को इससे चौंकाते थे, डराते थे। तो ये जो लेजर लाइट है ये एक प्रकार की मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ अगर हम बात करें तो वो एक ही होता है, फ्रीक्वेंसी भी एक ही होती है, मतलब कुल मिला जुला के इसके अंदर एक ही लाइट प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब ऐसे मोनोक्रोमैटिक लाइट को अगर हम किसी मीडियम से पास करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर मीडियम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक सैंपल के तौर पर हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब ये मोनोक्रोमैटिक लाइट के अंदर जो फोटॉन्स होते होंगे ना, आप सबको पता होगा, फोटॉन्स इस मीडियम के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करती है। इनके जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा, हो सकता है उनको एक्साइट भी करे। लेकिन इन सब प्रोसेस से होता क्या है कि ये जो लेज़र जैसी लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट इस मीडियम में आई थी बिल्कुल सीधी सीधी, वो लड़ भिड़ के स्कैटर हो जाएगी हर डायरेक्शन में। और ऐसा हो सकता है कि इसका एक छोटा हिस्सा बिल्कुल ज्यों का त्यों निकल जाए, मतलब यहाँ पर आप ऑरेंज कलर वाला इस डायरेक्शन में देख रहे हो, लेकिन कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर और यहाँ पर भी, इन सब जगहों पर स्कैटरिंग हो रही है, चारों डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है। हो सकता है कि ये जो स्कैटर्ड लाइट है इनकी वेवलेंथ इससे ज़्यादा हो जो मोनोक्रोमैटिक लाइट थी, या फिर मोनोक्रोमैटिक लाइट से कम हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो स्कैटरिंग का प्रोसेस है, अब इससे समझो कि अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट किसी एक पर्टिकुलर कलर की होगी तो बाहर निकलने वाली लाइट मान लो रेड कलर की थी तो रेड कलर तो यहाँ दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन ये जो स्कैटर हो रही है, मान लो कि विजिबल रेंज में कुछ स्कैटर हो गई, तो हो सकता है ना कि बाहर निकलने वाली लाइट का कलर कुछ तो चेंज हुआ दिखाई देगा। इसके पहले मतलब 1928 से पहले, 1928 के दशक से पहले जो लोग थे ना, वो समझते थे कि भाई जो समुद्र है हमारा वो नीला क्यों दिखता है, क्योंकि आसमान का प्रतिबिंब मतलब कि उसकी परछाई समुद्र में दिखती है, इसीलिए वो नीला दिखता है। लेकिन रमन जी ने सही सही बात बताई उनको कि देखो इसके अंदर होता है रमन इफेक्ट, जिसकी वजह से इसकी डिफरेंट कलर्स लाइट ये हमें दिखती है। ठीक है। तो सिंपल सा आपको इतना समझ में आना चाहिए। ये हो गया रमन इफेक्ट हमारा। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। आज बहुत सारे आर्टिकल्स में से कुछ खास तो नहीं है, एक आधे आर्टिकल्स ही इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो ये वाले आर्टिकल है। यहाँ पर बात की गई है कि अब एक नया टेस्ट है, मतलब कि जो लोग शराब पी के गाड़ी चलाते थे, या फिर जो लोग अपने घुटनों के दर्द से परेशान थे, मतलब कि उनका यूरिक एसिड लेवल काफ़ी बढ़ गया था, उनको डिटेक्ट कर पाना अब बहुत ही आसान होगा। क्यों? क्योंकि एक एक प्रोसेस है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आप सबने शायद कभी सुना हो। सरल भाषा में मैं समझाता हूँ कि ये होता क्या है। एक तो है मास, मास मतलब होता है भार, आपको पता है। स्पेक्ट्रोमेट्री समझ लीजिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मान लीजिए कोई एक बड़ा सा कंपाउंड है। अब ये बड़ा सा कंपाउंड बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होगा, और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एटम से बने होंगे, या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर
आयंस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो बचपन में आपने पढ़ा होगा ना, कैटायन, एनायन, ऐसा कुछ। तो समझ लो ऐसे आयंस खूब सारे प्रेजेंट होंगे। इनका मकसद ये होता है कि हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि इस कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनके आयंस को हम लोग, उसका भार, उसका मास जो है ना, उसको किसी न किसी तरीके से तौल लें, आइडेंटिफाई कर लें, और उसके बेसिस पर हम बता सकें कि भाई ये कंपाउंड किन किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है। सिंपल सी बात हो गई ना, क्योंकि हर एक आयन का मास तो अलग अलग होगा। आप सबने पढ़ा है कि एटॉमिक मास जो होता है वो हर एक एटम का अलग अलग होता है। चलो कभी कभी बराबर होता है, उस मतलब उसको उतने कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाते हम, बट इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि कौन सा आयंस है या फिर कौन सा मॉलिक्यूल है इसके अंदर। इसी को बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। लेकिन अभी तक का ये जो सबसे बुरी चीज़ इसके अंदर ये थी ना, कि हम अगर इसके आयंस का वेट कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ अगर इसको आयोनाइज करते थे या फिर ब्रेक डाउन करते थे, जिससे कि ये सिंपल आयंस में टूट जाए, ये आयोनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मांगता था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि इसमें हम किलो वोल्ट्स में कुछ पोटेंशियल, मतलब कि वोल्टेज अप्लाई करते थे, या फिर हम लोग हाई एनर्जी वाले अल्ट्रावायलेट लेजर्स का इस्तेमाल करते थे, तब जाके ये आयंस बाहर निकलते थे टूट के। लेकिन अब मामला बदल चुका है। मामला बदला इसलिए है क्योंकि अब इन्होंने बोला है कि भाई अभी तक तो आयोनाइजेशन की बात करते थे, लेकिन अब हम बात करेंगे सॉफ्ट आयोनाइजेशन की, जिसमें इतने भारी भरकम ना ही पोटेंशियल की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और ना ही इतने खतरनाक अल्ट्रावायलेट लेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए केवल और केवल नैनो शीट्स। नैनो शीट्स क्या होते हैं? अब देखो क्या होता है, अब नैनो को लगा है तो आप समझ रहे हो कि वो नैनो पार्टिकल जैसा उसमें कुछ होगा, बहुत ही छोटा होगा, इतना तो आप सब लोग जानते हो। इन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया, ठीक है, और इसमें एक सब्सटेंस है जिसका नाम है मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड, MOS2। अब इसको आपको याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल समझो। ये मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड जो है ना, ये 2D स्ट्रक्चर में है। जैसे आप सब ने कभी ना कभी अपने पूरे लाइफ में ये जरूर सुना होगा कि ग्राफीन जो होता है वो 2 डायमेंशनल शीट जैसा बन सकता है। मतलब आइडियली अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास पूरा का पूरा ऐसा कार्बन है, कार्बन से एक परत निकालने 2D वाला, तो वो ग्राफीन बन जाएगा, है ना। समझ लो ऐसा ही मॉलिब्डेनम डाइसल्फेट का 2D वाला स्ट्रक्चर इसके ऊपर और नीचे चिपका दिया, और इससे अगर हम कोई भी लिक्विड पास करते थे तो इसमें करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इन लोगों ने ये देखा कि जब इन्होंने इसी के अंदर प्योर मीथेनॉल को पास किया, मतलब जो अल्कोहल होता है ना, मीथेनॉल, उसको पास किया, तो इन्होंने रिकॉर्ड हाई करंट प्रोड्यूस किया। रिकॉर्ड हाई करंट ऐसा नहीं है कि उसमें बिजली बन जाए और बल्ब और पंखे चलने लगे, ये था 1.3 माइक्रो एम्पियर। इतना था कि आराम से मेजर कर सकते हैं। तो इनके दिमाग में एक बात बनी कि भाई ये लोग जो रात में शराब पी के गाड़ी वगैरह चलाते हैं, इनके ब्रेथ, मतलब जो ये सांस छोड़ते हैं ना, एक एक नॉर्मली स्टैंडर्ड ब्रेथ एनालाइजर आता है, तो अगर उसके जगह इस शीट का यूज़ करें तो हम तो ये बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे कि अभी तक, और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त थी। ज़बरदस्त मतलब कि अगर किसी ने मान लो एक बियर की बॉटल पी ली, ठीक है, एक बियर जिसमें 9% अल्कोहल का कंसनट्रेशन था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का। अब यहाँ पर 9% कंसनट्रेशन वाला अल्कोहल अगर इसने पिया, उसके बाद पानी वगैरह पी के डाइल्यूट और कर लिया, तो ये घट के अगर 3% तक का भी कंजम्पशन इन्होंने किया है ना, तो भी हम इस नए वाले ब्रेथ एनालाइजर जिसमें हम लोग नैनो शीट्स का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सांस इस शीट पर छोड़ेगा, तो उसके सांस में ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, छोटे छोटे अल्कोहल वाले जो आएंगे बाहर, उससे करंट फ्लो होगी, और इसको मेजर करके हम पता लगा पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे कि इन्होंने शराब पी है कि नहीं पी है, ठीक है। तो एक तो ये बिल्कुल रिवोल्यूशन रहा। दूसरा, हम दूसरा जो इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, वो हमारे यूरिन में जो यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है उसके लिए भी। तो सेम यही प्रोसेस यूरिक एसिड के साथ, मतलब यूरिन का एक बिल्कुल छोटा सा सैंपल लिया इन्होंने, उसको भी इसके ऊपर फ्लो कराया, तो फिर भी करंट प्रोड्यूस हुआ। तो ऐसे बहुत सारे इसके एप्लीकेशन बन सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम पर अगर यूपीएससी कभी ऐसा क्वेश्चन बनाए, नॉर्मली एप्लीकेशन बेस्ड बनता है, तो अगर बनाता है कि हाँ भाई नैनो शीट्स का इस्तेमाल हम लोग यूरिक एसिड मेज़र करने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्कोहल का कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए, या फिर हम लोग देखें कि ब्रेथ में कितना अल्कोहल है, उसको मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन इसके बन सकते हैं, जैसे कि बॉडी में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना है वो भी मेजर कर लेगा।
इसके बाद कोई भी लिक्विड है उसमें कितना टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट है वो भी मेजर कर लेगा। इसके अलावा जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर मतलब जो हमारा पीने योग्य पानी होता है उसमें कितना हैजार्डस केमिकल मिला हुआ है या फिर कोई पेस्टिसाइड है या कुछ भी ऐसे केमिकल्स हैं उनका कंसंट्रेशन क्या है वो भी पकड़ लेगा। तो ओवरऑल मोटा मोटा ये समझ में आया कि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है। और हम आगे चल के जब हम इस बिल्कुल सस्ते से प्रोजेक्ट, अब सोचो कि मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड की कोटिंग अगर हम एक फ़िल्टर पेपर पर करके और उससे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पता लगा ले रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, कितनी सही बात है कि सस्ते दाम पर हम ये सारी चीज़ें सही तरीके से कर सकेंगे। जो अगला आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन का मुद्दा बन सकता है वो है हमारा ये वाला। इसमें कुछ खास देखो हमारे लिए समझने का केवल एक ही 2 लाइन का है, मैं उतना ही समझाता हूँ। हालांकि एक टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER कोलकाता के कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया ना कि अभी अपने कंप्यूटर पर ही मार्स जैसा कुछ एक प्लैनेट इन्होंने सिमुलेट किया। क्या होता है कि कंप्यूटर पर हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, आपको भी पता है। तो हम ऐसे अब सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे कि हम अर्थ लाइक स्ट्रक्चर बना दें। अब या फिर हम लोग नॉर्मली जैसे आपको पता होगा कि हम बहुत मजबूत बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इस बिल्डिंग की मजबूती कोई देखता कैसे है? क्या बनाने के बाद देखेंगे? नहीं, उनको हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर्स में फीड करते हैं, उनमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है वो सब यूज़ करेंगे। और हमारे पास पूरा होता है कि अगर अर्थक्वेक आता है इतनी फ्रीक्वेंसी का या फिर इतनी इंटेंसिटी का तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब करके हम देख सकते हैं। मतलब कि हम सब कुछ पहले से ही कंप्यूटर में फीड करके देख सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बाद उन स्ट्रक्चरल मटेरियल का यूज़ करके बिल्डिंग बना सकते हैं। इसी तरीके से मार्स के लिए भी इन्होंने यही किया। इन्होंने क्या किया कि मार्स को एक ऐसे ही मार्स जैसा प्लैनेट को सिमुलेट कर दिया कि चलो ये हमारा मार्स बन गया हाइपोथेटिकली। इन्होंने बताया कि नॉर्मली जब भी हम लोग किसी एक्सो प्लैनेट की बात करते हैं और उस पर ये सोचने की बात करते हैं कि क्या लाइफ यहाँ पर कभी एग्जिस्ट करता था या आगे करेगा या कर सकता है, ऐसे रेंज को हर एक सोलर सिस्टम में ना एक जोन होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं गोल्डी लॉक जोन। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, न्यूज़ में बहुत बार आता है ये। गोल्डी लॉक जोन एक समझ लीजिए ऐसा जोन है किसी सोलर सिस्टम के अंदर जो कि हैबिटेबल हो सकता है या फिर जहाँ पर होने की संभावना होती है। अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर हो सकता है। मतलब ऐसा एक एरिया, मान लीजिए एक बड़ा सा सन है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो बहुत पीछे अगर हम लोग यूरेनस नेपट्यून तक चले जाएंगे तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, वहाँ तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मरकरी तक पहुँचेंगे तो इतना ज़्यादा गर्म है, वहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बीच में कुछ एक ऐसा प्लैनेट बन सकता है, मतलब एक ऐसा जोन बन सकता है जहाँ पर लाइफ हो सकती है। इसको बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। ठीक है, अर्थ में ये देखा जाता है जो सेकंड मोस्ट हैबिटेबल प्लैनेट हो सकता है वो है मार्स, इसीलिए मार्स का इतना ज़्यादा मिशन वगैरह हम सब भेज रहे हैं। तो यहाँ पर नासा का एक मैवन मिशन गया था, आप लोग को पता होगा अगर। तो इन्होंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे और इन्होंने बताया था कि मार्स पर ना मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है नहीं, लेकिन अर्थ में बात करते हैं तो अर्थ में अच्छा खासा मिलता है। तो इन्होंने क्या बोला, उसी के एक्सपेरिमेंट्स या फिर उसी के कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए ये साइंटिस्ट ने मार्स का जो एक डेमो सिमुलेट किया अपने सिस्टम पे, उनके 2 कैटेगरीज बनाए। एक जिसके अंदर इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डायनामोस लगा दिए। मैग्नेटिक डायनामो क्या होते हैं? देखो, डायनामो सिंपल मतलब ये होता है कि अगर, या फिर यहाँ पर डायनामो इफेक्ट से मतलब है। डायनामो इफेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मान लो कोई एक बड़ा ऐसा प्लैनेट काइंड ऑफ कोई बॉडी है जिसके कोर में कोई लिक्विड है जो बहुत तेजी से ऐसे सर्कुलेट करता ही है, अर्थ के भी आउटर कोर में हम देखते हैं तो लिक्विड है। तो अगर वो ऐसे रोटेट करता है जिसमें आयरन वगैरह खूब सारे प्रेजेंट हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इसी को बोलते हैं डायनेमो इफेक्ट। तो ये बोलते हैं कि अगर किसी प्लैनेट के अंदर इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डायनेमो होता है ना तो वो उसके चारों तरफ के जो एटमॉस्फेयर हैं उनके पार्टिकल्स को अपने पास चिपका के रखता है। मैग्नेट में हम लोग क्या देखते हैं कि मैग्नेट से कोई भी ऑब्जेक्ट चिपक जाता है। तो इसी तरीके से अगर प्लैनेट के अंदर उसका खुद का मैग्नेटिक डायनेमो होगा तो वो अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को चिपका के रखेगा। अर्थ में तो ऐसा है, इसीलिए अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर दिखता है। लेकिन मार्स के ऊपर ये जो हम मैग्नेटिक डायनेमो देखते हैं वो नहीं है। तो इन्होंने पहला केस बनाया जब इसके अंदर मैग्नेटिक डायनेमो था, और दूसरा केस वो बनाया जिसमें मैग्नेटिक डायनेमो को हटा दिया। उसमें फिर ये देखा कि अब हम एक ऐसी तरीके से इन्होंने सन भी बनाया। सन से इन्होंने सोलर फ्लेयर्स खूब सारे भेजे
तो उससे ये समझ में आया कि जो सोलर फ्लेयर्स हैं अभी ये मार्स के प्लैनेट पर इंटरेक्ट करते थे और कहीं ना कहीं यही रिस्पॉन्सिबल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, उसका मैग्नेटिक डायनेमो बंद हो गया, जिसके वजह से ये जो सन के द्वारा सोलर फ्लेयर्स आ रहे थे ये एटमॉस्फेयर को वाइप आउट कर दिए। अभी तक का ये सवाल जो था, हमें ये तो पता था कि मार्स के प्लैनेट पर या मार्स वाले प्लैनेट पर ना एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है इसके पीछे रीज़न नहीं समझ में आता था। तो इन्होंने एक प्रोबेबल रीज़न दिया है, बस समझ में आ गई बात। थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, वैसे तो कोई नहीं है, ये वाला देख लेते हैं। क्या हुआ कि अभी तक हम लोग नॉर्मली एक टेस्ट कंडक्ट करते थे कोविड-19 के लिए कि स्वैब से हम लोग अपने नेज़ल के अंदर, नाक के अंदर काफ़ी अंदर तक लगा के कुछ सैंपल कलेक्ट करते थे या थ्रोट के अंदर थोड़ा सैंपल कलेक्ट करते थे और पता लगाते थे कि भाई कोविड में कोई कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये दोनों टेस्ट नेगेटिव आ गए तो उस पेशेंट के लंग्स में कोरोना वायरस नहीं है, ऐसा पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों पता चला? क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक डॉक्टर लोग थे, सर्जन थे, उन्होंने लंग ट्रांसप्लांट करने की बात की। तो एक ऐसे पर्सन से इन्होंने लंग उधार लिए, उधार मतलब कि उन्होंने ट्रांसप्लांट करने के लिए उससे लिए जो कि कोरोना पॉजिटिव के सिम्टम्स के साथ नहीं था, क्योंकि ऐसे टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद उसमें टेस्ट नेगेटिव आ रहा था और उसे पूछा उछा भी गया कहीं बाहर घूम टहल के तो नहीं आ रहे हो, तो बोला नहीं। वहाँ से लंग कलेक्ट किए गए थे, लेकिन लंग्स के अंदर कोरोना वायरस का टेस्टिंग नहीं किया गया। तो अभी क्या हुआ कि जिस पर्सन में इस वाले अफेक्टेड लंग को ट्रांसप्लांट किया गया उसको कोरोना हुआ और उसकी मौत हो गई। साथ ही साथ जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे इसका, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इसका मतलब केवल सिंपल सा ये है कि जब भी हम लोग लंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ये ट्रांसप्लांटेशन भी जो होता है ना वो कोविड-19 करा सकता है, मतलब ये भी ट्रांसमिट हो सकता है, इस तरीके से भी ट्रांसमिट हो सकता है। अभी तक ये हमें नहीं पता था, तो ये नई बात पता चल गई बस, और क्या, और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि लगभग लगभग 19 फेब से लेके अभी 26 फेब तक महाराष्ट्र के अंदर कोरोना केसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए। तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया क्या भाई ये सेकेंड वेव आ गया क्या? तो सबसे पहली बात तो ये है कि सेकेंड वेव या फिर ये जो वेव वर्ड है इसको सही तरीके से डिफाइन ही नहीं किया गया है आज तक। ये सेकेंड वेव होगा क्या कोरोना के लिए? दूसरी चीज़ ये कि लोग अब ये बोल रहे हैं कि देखो सेकेंड वेव नहीं था, हो सकता है स्पाइक्स आए हों, केसेस थोड़े से बढ़ गए हों, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया लेवल पर ऐसा देखने को नहीं मिला है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में ये सेकेंड वेव आ गया। इस इतने बड़े आर्टिकल में बस यही चीज़ डिस्कस की गई थी। फिलहाल ये आज का क्वेश्चन बहुत ही घटिया है। इसमें ये पूछा गया था कि इंसानों के साथ क्या डॉग्स जो हैं वो भी माइग्रेट कर रहे थे क्या? पुराने ज़माने में आइस एज की बात कर रहे थे, तो ये फिलहाल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आर्टिकल भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस हफ्ते का एक पीआईबी न्यूज़ आया था जिसमें ये बताया गया कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो हमारा हेलिना और ध्रुवास्त्र है इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, और इसी के चलते हम आज डिस्कशन करेंगे जीएस पेपर 3 के अंदर इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर इस पोर्शन को। न्यूज़ में इसीलिए रहा क्योंकि सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना और ध्रुवास्त्र ध्रुवास्त्र, यहाँ पर राजस्थान में इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया। और आपको पता होगा कि एक हमारे पास प्रोग्राम है जिसको हम लोग नाम देते हैं IGMDP। IGMDP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शुरुआत किया था हम सबके चहेते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। अब यहाँ पर उनका एक सपना था कि हम अपने जितने भी मिसाइल सिस्टम है उसको इंडिजिनियसली बिल्ड करेंगे और अलग अलग रेंज ऑफ मिसाइल्स बनाएंगे। तो ये जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1982 में, तो उस टाइम से ये डेवलपमेंट चल रहा था। उसका ही एक पोर्शन है नाग और उसके ही दो वेरिएंट्स हैं जिसका नाम है हेलिना और ध्रुवास्त्र। इन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। देखो क्या हुआ, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि ये जो हेलिना है या ध्रुवास्त्र है, ये नाग नाग क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM बोलते हैं हम लोग इसको। आपको याद होगा बॉर्डर मूवी में ये जो हमारे प्यारे सुनील शेट्टी साहब हैं, ये एक बम का गोला लेके गए थे और उन्होंने टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और साथ ही साथ ऊपर से जैकी श्रॉफ भी इनके सहारे आ गए और हेलीकॉप्टर से इन्होंने भी टैंक डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो डिस्ट्रॉय कर रहे थे ना, ये होता है एंटी टैंक बॉम्ब्स, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन इसी चीज़ को अब हर बार तो एक सुनील शेट्टी जैसा जवान जाके उस टैंक को ध्वस्त नहीं करेगा, अब हर बार तो जान नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए इसके लिए मिसाइल बना गया।
मिसाइल जब बनाया गया तो इसका नाम रखा गया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसको हमने नाम दिया नाग। नाग आप सबको पता है कि संस्कृत में स्नेक को बोलते हैं। नाग मिसाइल सिस्टम बन गया। अभी ये अगर हम लोग एयरफोर्स वर्जन देखेंगे, मतलब अगर हमारा इंडियन एयरफोर्स यूज़ करता है इस नाग मिसाइल को, तो उसका नाम दे दिया गया है ध्रुवास्त्र। और अगर यही आर्मी यूज़ करता है तो उसका नाम दे दिया गया है हेलिना। दोनों हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़कर लॉन्च करने वाली चीज़ें हैं। अभी इन सबको बनाने का काम किया है डीआरडीओ ने, ठीक है। और एक प्रकार का ऑल वेदर्ड ये मिसाइल है हेलिना और ध्रुवास्त्र, मतलब ठंडी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, कोई मतलब नहीं है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब हेलिना और ध्रुवास्त्र की बात करते हैं तो इसके दो अटैक मोड हैं, एक है टॉप अटैक मोड और एक है डायरेक्ट अटैक मोड। देखो, टॉप अटैक मोड का मतलब क्या है कि ये मिसाइल सबसे पहले ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर शार्पली ऊपर जाने के बाद टिल्ट करेगा और फिर टारगेट को एक्वायर करेगा लाइक दिस। ये ऊपर गया और फिर ये ऐसे बेंड हुआ और फिर उसके बाद ये अपने मिशन की तरफ बढ़ गया। और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट अटैक मोड। इसमें कुछ नहीं होता, डायरेक्टली टारगेट को स्ट्राइक करता है, लोअर एल्टीट्यूड पर ही डायरेक्ट फायर हो जाता है। इस वाले इमेज को आप देख सकते हो। इसके बाद ये हम बात करते हैं नाग मिसाइल की। देखो, नाग मिसाइल जो है वो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करने वाला थर्ड जनरेशन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसमें क्या होता है कि हम अगर इसको एयर बेस प्लेटफॉर्म पर यूज़ करते हैं तो जो अभी हमारा लॉन्च व्हीकल है इसको हम लोगों ने नाम दिया, या फिर जो मिसाइल का कैरियर है उसका हम लोग नाम देते हैं नामिका, नाग मिसाइल कैरियर। यहाँ पर ये सब प्लानिंग्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आते हैं। और जो नाग मिसाइल है ये लगभग लगभग 500 मीटर से लेके 4 किलोमीटर तक के रेंज को एक्वायर कर सकता है और वहाँ पर जो भी चीज़ें उनको ध्वस्त कर सकता है। ये जो IGMDP प्रोग्राम है, मतलब कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसा कि मैंने बताया 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया था और 82-83 में इसका काम स्टार्ट कर दिया गया, जिसको 2008 तक हमारे फेमस चहेते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निगरानी में इसको रखा गया था। और इन्होंने लगभग लगभग ऐसे 5 मिसाइल का गठन किया। यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर, जिसको हम लोग पटना के नाम से याद कर सकते हैं, इसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ऐसे 5 मिसाइल हैं। जब हम बात करते हैं पृथ्वी की तो ये छोटे रेंज का सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। यहाँ पर नाम लिखा है बैलिस्टिक मिसाइल। आप लोग का आज होमवर्क ये है कि आप लोग एक एक लाइन में नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में क्या डिफरेंस है। पूरा पैराग्राफ नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन चाहिए, एक बेसिक डिफरेंस चाहिए जिससे कि सबको समझ में आ जाए बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। जो सबसे बेस्ट आंसर होगा मैं नेक्स्ट संडे एडिटोरियल में उसके कमेंट को मैं यहाँ पर पब्लिश करूँगा अपने सामने। तो यहाँ पर एक ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज का है पृथ्वी। अग्नि, जिसके हम लोग बहुत सारे वेरिएंट्स देखते हैं, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारा आ गया, ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन चूंकि पृथ्वी बहुत छोटे रेंज को एक्वायर कर रहा था तो हमें एक ऐसे मिसाइल की ज़रूरत थी जो कि काफ़ी दूर तक पहुँच जाए, तो हमने अग्नि मिसाइल बनाई। त्रिशूल, त्रिशूल जो है वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि सरफेस से एक त्रिशूल बाहर निकलता है और हवा में उड़ के किसी को ध्वस्त करता है, ठीक है। फिर आता है नाग, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और फिर आता है आकाश। आकाश के बारे में भी हम अपने संडे एडिटोरियल्स में कभी ना कभी डिस्कस कर चुके हैं। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब कि जो हमारा त्रिशूल है और आकाश है दोनों सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ठीक है। बात करते हैं हर एक धीरे धीरे से। पृथ्वी, जिसका नाम आपको पता है कि अर्थ, संस्कृत में अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं, और ये शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसको बनाने की शुरुआत 1983 में ही कर दी गई थी और 1988 में सबसे पहली बार इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर कंडक्ट किया गया था। तो उस टाइम से पृथ्वी मिसाइल बढ़िया चल रहा था, लेकिन बाद में जब हमें ऐसा समझ में आया कि भाई ये तो छोटे रेंज का है, हमें थोड़े बड़े दूर तक भी जाना चाहिए, तो 1989 में अगले साल ही अग्नि का फर्स्ट फ्लाइट हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को देखा और इसको हमने और अच्छे लेवल पर, एडवांस्ड लेवल पर, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 तक आगे आगे बढ़ते हुए हमने एक्वायर कर लिया। फिर त्रिशूल की बात है। त्रिशूल का जो ये हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है इसकी रेंज 12 किलोमीटर तक की है और ये 5.5 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकता है। इसके बाद अगला आता है आकाश। आकाश जो है वो भी एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल है।
इसकी स्पीड काफ़ी बढ़िया है, मैक 2.5 की स्पीड से काफ़ी मतलब सुपरसोनिक स्पीड पर ये जा सकता है और 18 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक मतलब ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसको हम लोग कोई भी फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो, कुछ भी हो, इन सबको ध्वस्त कर सकता है ये। ठीक है, ये अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल हमने आज बात किया ध्रुवास्त्र और हेलिना का, सक्सेसफुली टेस्ट फायर इसका कंडक्ट किया गया। तो हम आज के डिस्कशन को यहीं पर एंड करेंगे। आशा करता हूँ कि आज के इस पूरे डिस्कशन से आपको मोटा मोटा काफ़ी आइडिया मिला होगा कुछ नए डेवलपमेंट्स का, और ये जो नए मिसाइल्स आए हैं। कमेंट सेक्शन में आप सभी के सजेशंस कि हम इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसका भी इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि हम 22 फरवरी से ही एक नए बैच की तरफ आगे बढ़ रहे थे जिसका नाम था तेजस। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है इसके लिए, काफ़ी सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया। अगर आपके रिवीजन में कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप इस तेजस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो video.onlyis.in पर जाके। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप 7007931912 पर हमें कॉल कर लो, या फिर info@onlyis.com पर हमें मेल कर दीजिए। ठीक है, तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।